दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो एसएससी सीजीएल का 11 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके और जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका ये 7वां लेक्चर है और जो भी बच्चे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी आरआरबी जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है उन सब के लिए ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर को पीवाईक्यू रिवीजन की तरह भी देख सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं। और ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बायलिंगुअल लेक्चर होगा। हिंदी वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो किसी न किसी पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है वो अब कंटिन्यूएशन में रहेगी। और देखिए इससे पहले 6 लेक्चर भी आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं यहाँ से हम पेन, एक बार पेन ले लेते हैं, ये रहा। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, टेक्सास वालीचियाना जूस हिमालयन ये इज़ द मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए एक मेडिसिनल प्लांट है, उसका नाम ये है टेक्सास वालीचियाना जूस। तो वो किस स्टेट में मिलता है ये पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप सोचिए, अगर आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं आता तो देखिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में, क्यों दिया? ताकि आपको हिंट मिल सके इस क्वेश्चन से। हिमालयन ये, तो हिमालयन स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसको ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, लेकिन अब इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब ये इसके बारे में देख लेते हैं, इस जो मेडिसिनल प्लांट है इसके बारे में। ये देखिए टेम्परेट हिमालयाज में मिलता है, जिनकी होता है 1800 से 3300 मीटर के बीच में होता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जो हिमालयाज हैं उनकी 1800 से 3300 मीटर की हाइट पर ये मिलता है। अब इसको जो ये है, जो मेडिसिनल प्लांट ये है, ये कहाँ पे मिलता है? वेरियस पार्ट्स में मिलता है इंडिया के में। हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलता है, मेघालय में मिलता है और मणिपुर में भी मिलता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसके जो बार्क, नीडल, ट्विग्स और रूट्स जो जड़ें होती हैं उसमें केमिकल कंपाउंड होता है टेक्सोल, जो कि किसी न किसी तरह से कैंसर में यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे एंटी कॉन्वोल्यूसेंट और एंटी पायरेक्टिक। ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी की लिस्ट में है, जिसे रिलीज करता है रेड डाटा बुक, जो IUCN रिलीज करता है। IUCN की रेड डेटा बुक होती है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी को बताती है। किसी भी प्लांट की या स्पीसीज़ की अगर उसकी पॉपुलेशन कम होती है तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती है। तो IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं एंडेंजर्ड में भी। अब IUCN की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब पॉपुलेशन जो डिक्रीज़ हो रही है वो क्यों होती है? क्योंकि बार्क पीलिंग, लॉपिंग और ग्रीजिंग हो रहा है। तो ये हमने इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है काम की वो सारी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पूछा है इसमें, तो आप देखिए, करके देखिए आप इसका सॉल्यूशन ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। जो इसका आंसर है न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये इनकरेक्टली मैच है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें क्या है, DNA, जो न्यूक्लियस है इसमें कंटेन होता है DNA, और इसमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे जीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें न्यूक्लियस DNA में होती हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड डिग्रेडिंग लिपिड्स इन द सेल। सिंथेसाइज और डिग्रेड करता है लिपिड्स को सेल में, इंक्लूडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी। ब्रेकडाउन और स्टोरेज करता है फैट का एनर्जी के लिए। तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म से भी आपको समझ आ जाएगा, स्टोरेज और ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वेरियस सेल प्रोसेसेस में। तो ये हो गए लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके अलावा
देखिए जो ये लाइसोसोम्स होते हैं, ब्रेक डाउन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। बायोलॉजिकल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको ब्रेक डाउन करते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट वाला, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम्स फाउंड विद इन ऑल सेल्स। जो दो तरह की सेल होती हैं, यूक्रिएटिक और प्रोक्रिएटिक, और ये मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स और आरएनए से बना होता है राइबोसोम्स, और परफॉर्म करता है बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस को, मैसेंजर है आरएनए ट्रांसलेशन का, और लिंक करता है एमिनो एसिड्स को एक साथ। तो देखिए जो हमारा इनकरेक्ट है वो ये वाला है, बाकी सारे करेक्ट हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट है पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसीडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया? ब्रिटिश राज जो इंडिया में फॉर्मल उसकी बिगिनिंग हुई थी वो किस बैटल के बाद हुई थी? तो इसका आंसर है बैटल ऑफ पलासी। अब बैटल ऑफ पलासी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो बैटल ऑफ पलासी है वो कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 1757 को। किस किस रिवर के बैंक पर हुआ था? तो ये हुगली रिवर के बैंक पर हुआ था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थी नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला, फ्रेंच अलाइज। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीते थे, तभी फाउंडेशन स्टोन रखा था ब्रिटिश राज का। इसके अलावा हम कार्नाटिक वॉर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ। ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में था। ये एक पार्ट था जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, उसका ही एक पार्ट था इंडिया में, कार्नाटिक वार्स। इसके बाद हम देख लेते हैं। देखो बैटल ऑफ वांडीवास में क्या हुआ था? ये लड़ा गया था 22 जनवरी 1760 को, 760 को। तो ये किस किस के बीच में था? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। यहाँ भी ब्रिटिशर्स जीते थे। उसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को। और ये लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल नवाब और सिजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड। एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ थे मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्पायर थे। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स वॉन हुए थे, ब्रिटिशर्स ने जीता था बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको इसकी डेट याद रखनी है इन सभी की। कई बार क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेगा आपको, या फिर डेट पूछ लेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ 2022? तो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं ऑपरेशनल? तो ये देखिए इसका आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम स्टेट में सबसे कम ऑपरेशनल एयरपोर्ट है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, उड़ान स्कीम अभी हमारे पिछले सेट्स में पूछी गई थी, जो इसके पिछले सेट हुए थे उसमें पूछी गई थी। तो उड़ान स्कीम देखिए 2017 में लॉन्च हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उसमें मिनिस्ट्री पूछा था किस मिनिस्ट्री के अंडर है, साइंस एंड टेक दे रखा था उसमें, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री। जहाँ पे अनसर्व्ड हैं और अंडरसर्व्ड हैं एयरपोर्ट्स कंट्री के, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ये स्कीम। फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये पीवाई जो पिछला सेट हुआ है इसका सीजीएल का 10 को या 9 को, उसमें थी ये क्वेश्चन उड़ान स्कीम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग while praising the amending feature of the constitution said that this variety in the amending process is wise but is rarely found? तो ये जो है प्रेज, ये किसने बोला था? दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इज रेयरली फाउंड। तो ये बोला था केसी वीरे ने। तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये पॉलिटी में दे रखा है। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत है उसकी बुक में दे रखी है।
तो इन्होंने बोली थी ये स्टेटमेंट। वैसे इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, अब एसएससी ने पूछ लिया तो हम देखिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी कहा था द अमेंडिंग प्रोसेस हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे ये पूछ सकता है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी थी ये स्टेटमेंट। अब देखिए जो अमेंडिंग पावर्स हैं किस में दी गई हैं, पार्ट 20 में दी गई हैं अंडर आर्टिकल 368 की। जो अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पार्ट 20 में अंडर आर्टिकल 368 में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंथेसिस है रिजिड और फ्लेक्सिबल का, मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना हार्ड भी नहीं है, रिजिड भी नहीं है जैसे यूएसए का है, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है जैसे यूके का है कि बहुत आसानी से ऑर्डिनरी लॉज से ही अमेंड हो जाता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंथेसिस है रिजिड और फ्लेक्सिबल का भी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं और जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको याद रखनी है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये पूछ सकते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की नेक्स्ट वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। तबला प्लेयर है उस्ताद जाकिर हुसैन वॉज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में। भारत सरकार ने 2023 में तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड दिया? तो ये इन्हें मिला था पद्म विभूषण। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। देखिए पद्मा जो अवार्ड्स हैं नेशनल अवार्ड्स हैं और 1954 में स्टार्ट किए गए थे। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। अब देखिए जो पद्म विभूषण है उसके बाद जो भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद जो कैटेगरी आती है पद्म भूषण, देन फिर आता है पद्मश्री। उसके बाद भारत रत्न फर्स्ट अवार्डेड, देखिए पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को। देखिए भारत रत्न जो दिया जाता है ना वो साल में सिर्फ 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में देखो 2024 में भारत रत्न दिया गया है 5 पर्सनैलिटीज़ को। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि वो 5 पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं जिन्हें 2024 का भारत रत्न अवार्ड मिला है। आपको देखूंगा आपने कितने करंट अफेयर्स आपने तैयार कर रखे हैं, आपकी इंगेजमेंट कैसी है वीडियो में। तो आप ज़रूर से लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों को इस बार का 2024 का भारत रत्न मिला है। अब देखिए जो पद्मा अवार्ड है 124 में 132 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन देख ली है, किसी न किसी रूप में PYQ में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अत्रे वर एक्सपोनेंट ऑफ द घराना। तो ये देखिए 2 हैं, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराना से रिलेटेड हैं, बस इतना पूछा है इन्होंने, घराना किससे रिलेटेड है। तो ये जो रिलेटेड है किराना घराना से हैं। अब देखिए अब हम इनके बारे में दूसरे जो घरानाज हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अलादिया खान ये फाउंडर हैं जयपुर घराना के, ये पूछा जा चुका है PYQ में। मेवाती घराना फाउंडर कौन है इसके? गग्गे नाजिर खान और वाहिद खान बिनकर। उस्ताद इनायत खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान, तो ये किससे हैं? रामपुर सहसवान घराना से। तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। आप अपने नोट्स बना सकते हैं या कहीं भी एक पेज में लिख सकते हैं, और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे वीडियो को देख सकते हैं। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अपने पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये मैंने आपको इसीलिए ही दे रखे हैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एथलीट्स वॉन दी जूरिस डायमंड लीग फाइनल 2022 इन सितंबर 2022 में। जो देखो वो इंडिया के कौन से एथलीट हैं जिन्होंने जूरिस डायमंड लीग का जो फाइनल हुआ था 2022 में सितंबर में वो जीता था। तो ये है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो आ रहे हैं ये नीरज चोपड़ा। और जो ये हुए थे जूरिस डायमंड लीग ये स्विट्ज़रलैंड में होते हैं। और कब से स्टार्ट हुआ था ये इवेंट? 1928 से। अब देखिए अब हम देख लेते हैं PT ऊषा किससे संबंधित है? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। कई बार पूछ लेता है कि पर्सनैलिटी दे देगा
स्पोर्ट्स पर्सन दे देगा और स्पोर्ट्स पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। तो पीटी ऊषा जो है ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, केरला से बिलोंग करती हैं। अब जो मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में है और वेट लिफ्टिंग इनका स्पोर्ट्स है, और मणिपुर से हैं बजरंग पुनिया, रेसलिंग से हैं, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, हरियाणा से हैं दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया। देखिए कौन सा टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट इंडिया में हुआ था, तो आपको ये बताना है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बट ठीक है, अब एसएससी ने पूछ लिया है तो याद रखना ही पड़ेगा। देखिए 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952 इंडिया ने होस्ट किया था टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट, तो इसके बारे में आपको याद रखना है ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए मैच द कंसेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो अब इसका जो आंसर है वो देखिए, पहले का 5 डिवैल्यूएशन, तो डिवैल्यूएशन ऑफिस, और बी का 1, बी कहाँ है, डेप्रिशिएशन, डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, डिफ्लेशन, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी, और एक्सचेंज कंट्रोल, तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रैशनल्स। अब देख लेते हैं हम डिवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है इंटेंशनली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंसी, अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसे इंटेंशनली रिड्यूस करती है, क्योंकि कंट्री के जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो इंक्रीज हो सके और हम कम इंपोर्ट कर सकें। हम जब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी तो जो हम इंपोर्ट करेंगे वो तो हमें महंगा पड़ेगा, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो दूसरी कंट्रियों को सस्ता पड़ेगा एज कंपेरिजन टू अदर करेंसीज। ठीक है, अब आते हैं हम डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स ओवर टाइम। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे कोई गुड्स है, वो कुछ टाइम बाद उसकी जो वैल्यू होती है मनी में वो कम हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स ओवर टाइम। अब आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल प्राइस होता है गुड्स और सर्विसेज का वो डिक्रीज हो जाता है डिफ्लेशन में, और जब क्या होता है इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, तो ये हो गया डिफ्लेशन। एक्सचेंज कंट्रोल में क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल में गवर्नमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन ऑन परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज। गवर्नमेंट लिमिटेशन इम्पोज कर देती है किसी भी परचेज और सेल, करेंसी के परचेज और सेल पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करने के लिए और उनकी अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये होता है एक्सचेंज कंट्रोल। तो आपने देखिए हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली है, आप मैच द फॉलोइंग में ध्यान रखें थोड़ा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। केन्स और एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल एंड दे यील्ड विच रिएजेंट, किस रिएजेंट की यील्ड को देते हैं ये, जब ये और ये रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो इसका जो आंसर है ग्रीनार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रीनार्ड जो रिएजेंट होता है हाईली रिएक्टिव होता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, एप्लीकेशंस होती हैं सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और क्रॉस कपलिंग रिएक्शन और डिटरमाइन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसकी जो एप्लीकेशन है ग्रीनार्ड रिएजेंट की, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आता है, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में, डिटरमाइन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के लिए। अब देख लेते हैं हम जो हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट अल्टरनेटिव नेम है फॉर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के लिए, ये याद रखना है आपको। यूज फॉर डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स इन द गिवन सैंपल, ठीक है। टॉलेंस एजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया का सॉल्यूशन होता है। यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स इन सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये हमने तीनों के चारों के बारे में देख लिया है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। इस बार ये पूछ लिया, अगली बार ये पूछ लेगा, या इसमें से ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा,
तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेज। तो जो फिश होती है उनके अंदर कितने चैम्बर हर्ट होता है। देखिए आप सोचिए, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टू चैम्बर हर्ट होता है। फिशेज क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और टू चैम्बर हर्ट है इसमें, एक आर्ट्रियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। ब्लड फ्लो यूनिडायरेक्शनली ब्लड फ्लो होता है इसमें हार्ट टू बॉडी की तरफ। बिलोंग टू किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा, और किंगडम कौन सा है, एनिमलिया, और क्लास कौन सी है, पीशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग इन 2023 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग states in India has the lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2023 में, जिसने कहा था कि, जिसने पूछा है कि लोएस्ट परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का किस स्टेट में है जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पुअर्स बहुत कम है। सबसे लोएस्ट परसेंटेज किस में है, तो वो है केरला में। ठीक है, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पुअर की जो परसेंटेज है वो सबसे कम है नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में। देखिए जो नीति आयोग है उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस्ड किया था, और जो नीति आयोग बना था 2015 में बना था 1 जनवरी को। एडवाइजरी थिंक टैंक है ये। इसकी जगह जो प्लानिंग कमीशन था उसे 2014 में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो नीति आयोग है ये किस काम आता है, एडवाइजरी थिंक टैंक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ करी गई है, बॉटम अप अप्रोच यूज़ करी गई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विज़न क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, प्रधानमंत्री जी, और वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री जी। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, सीएम होते हैं हर स्टेट के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज़ के। और जो प्लानिंग कमीशन है वो कब बना था, 15 मार्च 1950 को। तो ये कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब बना था ये भी पूछा जा चुका है। चेयरपर्सन चेयरपर्सन भी पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर्स ऑफ द लेंस। तो लेंस की जो ऑप्टिकल पावर्स होती हैं वो किस में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट है उनकी। तो आप सोचिए एक बार, अगर आपने लेंस वाला ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से, तो लेंस की जो पावर है उसे मेजर करते हैं डायोप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ परसेंटेज ऑफ एफडीआई बाय आरबीआई इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ऑटोमेटिक अप्रूवल एफडीआई का कितने % कर दिया है इंडिया में, तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए तो अप टू 74% तक एफडीआई अलाउ कर दिया है इंडिया ने। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दहली सल्तनत। तो दहली सल्तनत का लास्ट सुल्तान पूछा है इन्होंने। तो अगर आपने दहली सल्तनत के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। तो इसका जो लास्ट सुल्तान है वो है इब्राहिम लोदी। देखिए जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की वो 1526 में हुई थी। ये हुई थी इब्राहिम और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी की टॉम भी यहीं पे है पानीपत में। अब सेकंड बैटल जो हुआ था पानीपत का वो 1556 में हुआ था, हैमू और जनरल के बीच में, हैमू और जो अकबर के जनरल थे उनके बीच में। और थर्ड जो बैटल हुई थी पानीपत की वो 1761 में हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में वो किस किस के बीच में हुई थी। ये थे बैरम खान और हैमू के बीच में हुई थी जो सेकंड बैटल हुई थी। बैरम खान कौन थे, अकबर के जनरल थे। अब देखिए अगर हमें याद करनी है किसकी क्या क्रोनोलॉजी याद करनी है अगर मुगल्स की, तो हम इस वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं भाजसा से। देखिए
बाबर आया था, हुमायूं आया था, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछ लिया, अगली बार मुगल्स की पूछ सकता है लास्ट सुल्तान, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड पूछा है भाई साहब, ये याद रखना है आप सभी को, टू दी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो इंडियन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे कौन सा कप या ट्रॉफी रिलेट नहीं करता है, किस वो नहीं दिया जाता है। तो जो है इसका आंसर आप मुझे बताएं। आप सारे, मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा इंडिया क्रिकेट का फ़ैन है, तो आपको तो इसके बारे में पता ही होना चाहिए। देखिए, इसका जो आंसर है डूरांड कप। डूरांड कप दिया जाता है फुटबॉल में, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। बाकी ये तीनों, दुलीप ट्रॉफी, दियोदार ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये तीनों क्रिकेट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी गेम्स हो रहे हैं अभी रिसेंट में, जो जो हुए हैं, तो उनकी थोड़े जो कप्स और ट्रॉफीज़ हैं उनको थोड़ा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड अकर्स। यहाँ पे नीप टाइड के बारे में पूछ लिया है कि नीप टाइड कैसे कैसे होती हैं, कब होती हैं, क्या कंडीशन होती है नीप टाइड में। तो पहला ऑप्शन अपना पढ़ते हैं, व्हेन द अर्थ, मून एंड सन लाइन अप इन अ स्ट्रेट लाइन। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नीप टाइड के लिए ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है। व्हेन द सन मून आर ऑन द अपोजिट साइड्स, नो। व्हेन देयर इज सो मच इंटरफेरेंस बाय कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स का कोई रोल नहीं है। व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल सही, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो फोर्थ है, व्हेन द सन मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब दूसरी होती है स्प्रिंग टाइड होती है, जिसे हाई टाइड बोलते हैं। ये कब होती है, जब सन मून स्ट्रेट लाइन में होते हैं अर्थ के। ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, और ये तो होगी स्प्रिंग टाइड। और ये होगी ये अर्थ है, ये मून है, और ये सन है, ये राइट एंगल पे होगी ना, तो यहाँ पे बनेगी नीप टाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइड से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चितानी रामचंद्रा हेज वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो डांस, ये जो व्यक्ति हैं चितानी रामचंद्रा हेज, किस डांस से एसोसिएटेड हैं। तो ये भाई यक्षगन डांस से एसोसिएटेड है। अब देख लेते हैं अदर डांस के बारे में। तो यक्षगन जो डांस है ये कर्नाटक का फोक डांस है, और इससे ही ये रिलेटेड है। अब जो चपाली डांस है, छऊ डांस जो है, ये सेमी क्लासिकल फोक डांस है, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का और उड़ीसा में होता है। चपाली डांस कहाँ होता है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का डांस है, और इधर उतारी डांस ये होता है कर्नाटका में। तो आपको मुझे बताना है कि जो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है वो कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द आइडल्स ऑफ विच थ्री गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जो जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है पुरी में, उसमें किन किन भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो देखिए, बताइए आप, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर है जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उड़ीसा में है ये टेम्पल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 21। अन्ना कैंडी, द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू सर्व एज ए जज एट अ हाई कोर्ट, वॉज अपॉइंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जो ये हैं एना कैंडी, इनको एज ए जज की तरह अपॉइंट किया है। पहली इंडियन वूमेन है, ठीक है। तो किसी स्टेट में, केरला में। अब हम थोड़ी सी कंडीशन देख लेते हैं हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होता है। देखिए, आर्टिकल 217 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद। देखिए, जब कोई जज अपॉइंट होता है हाई कोर्ट में तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट करते हैं सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर स्टेट के, और वो चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के, जो जहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं उसके हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करते हैं। और हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। हाई कोर्ट है पार्ट 6 में, आर्टिकल 214 से लेके और 231 तक। तो ये थी हाई कोर्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एज इन जुलाई 2021 द निपुण भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। जो निपुण स्कीम है, निपुण भारत स्कीम, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी? तो ये लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं निपुण स्कीम के बारे में। देखिए, जो इसकी फुल फॉर्म है, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर और स्टेट दोनों पैसा देते हैं इसमें। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें सिर्फ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें सिर्फ जो सेंटर है वो पैसा देता है। अब फोकस ऑन एज ग्रुप, जहां इस स्कीम में फोकस किया गया है 3 से और 9 साल के बच्चों पर, इंक्लूडिंग प्री स्कूल ग्रेड 3। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स अचीव्ड बाय 2026-27 तक। फाउंडेशन रखना लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स का, और जिसे हम अचीव करेंगे 2000, जो इसका टारगेट है 2026-27 तक है। इम्प्लीमेंट किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो आता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना, क्वेश्चन नंबर 23। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रखा है कि उनका री इलेक्शन किस आर्टिकल में दे रखा है। तो आर्टिकल 57 है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन के लिए? आर्टिकल 56 कहता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ फॉर प्रेसिडेंट 5 ईयर। ठीक है। आर्टिकल 59 कहता है, द आर्टिकल 59 द प्रेसिडेंट शैल नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते, ना तो वो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ना स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस के मेंबर होते हैं। दोनों में से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी, दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं होते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डिड महात्मा गांधी लीड द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टिवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। देखिए, महात्मा गांधी ने मूवमेंट को लीड किया था जो हुआ था जब इंडिगो कल्टीवेशन इम्पोज करी गई थी फार्मर्स पर ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा। तो ये कौन सा मूवमेंट था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ये 1917 में हुआ था। यहाँ पे 20 में से 3 पार्ट पर इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, मतलब जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था, पर पेमेंट भी कम दी जा रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने मूवमेंट को संभाला। फिर उसमें एक कमेटी बनी जिसके गांधी जी मेंबर बने। तो फिर जाके ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और वहाँ पे कंपेंसेशन दिया गया फार्मर्स को। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? 1918 में। और जो खेड़ा हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। आपसे पूछ लेगा कई बार क्रोनोलॉजी कब कब हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये वेजेस को हाइक को लेके था, 35% हाइक्स इन वेजेस। और जो खेड़ा सत्याग्रह था वो टैक्स के लिए था। ठीक है, क्रॉप फेलियर पर लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट कर रही थी, लेकिन क्रॉप फेलियर की वजह से किसान दे नहीं रहे थे टैक्स। तो ये था सारा इशू। तो चंपारण 1970s में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1980s में, और खेड़ा जो हुआ था 1980s में। अहमदाबाद के कुछ टाइम बाद ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। तो आश्रम सिस्टम जो था वैदिक लाइफ में, तो उसकी थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रखा है। तो आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। देखिए, जो इसकी थर्ड स्टेज है वो है वानप्रस्थ। अब हम सारी स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो पहली स्टेज है वो है ब्रह्मचर्य, गुरु के साथ रहना और एजुकेशन प्राप्त करना। ठीक है। दूसरी स्टेज है गृहस्थ, शादी करना और अपनी फैमिली स्टार्ट करना। यहाँ पे है थर्ड स्टेज है जो है वानप्रस्थ। यहाँ पे क्या है? वर्ल्डली लाइफ से दूर जाकर फॉरेस्ट में मेडिटेशन करना, जंगलों में जाके मेडिटेशन करना, इसे बोलते हैं वानप्रस्थ। तो चौथी स्टेज है वो है सन्यास, फाइनल स्टेज। यहाँ पे क्या है? वर्ल्डली लाइफ को त्याग देना और सन्यासी बन जाना। तो थर्ड स्टेज ये है वानप्रस्थ स्टेज।
तो ये थे आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट क्वेश्चन जो 11 सितंबर 2024 को जो सीजीएल एसएससी सीजीएल का प्री का जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और देखिए, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं आपके लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।